जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करते हैं हम। और आज हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे इजराइल देश के बारे में। जी हाँ, यह विश्व का वही देश है जो 6 दिन में 6 देशों को डिफीट किया था। जी हाँ, विश्व का यही वही देश है जहां पर यहूदियों का देश इसे माना जाता है और उसके आसपास जो है इस्लामिक कंट्री है, जिसे वो इस्लामिक कंट्री इस यहूदी देश को खत्म कर देना चाहते हैं। एक धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है और एक उसके भूमि को खत्म करने के लिए लड़ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन फिर भी इजराइल एक ऐसा देश है, 56 देश, जिसकी आबादी लगभग 2 अरब, और इजराइल की आबादी मात्र 1 करोड़ या 90 लाख कह सकते हो, लेकिन उन सभी को छक्के छुड़ा के रख दे रहा है। बड़ा सोचने वाला विषय है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, हमें इजराइल से क्या सीखना चाहिए। प्रश्न तो ये है, आखिर हमारी जनसंख्या जो है 125 करोड़ है और हम विश्व गुरु नहीं बन पाए हैं। हम लोग विश्व गुरु का एक सपना लेके चले, लेकिन 125 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी हम लोग विश्व गुरु नहीं बन पाए। प्रश्न इस चीज का है, यहां पर हमें ढूंढना है इजराइल से, और हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे। इजराइल से कुछ मंत्र तो लेना ही होगा। आखिर वो क्या चीजें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर देखोगे तो 8 विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक इजराइल। डेवलप कंट्री के बारे में बात करेंगे तो इजराइल, स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे तो इजराइल, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे सबसे आगे तो इजराइल। बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है। और अगर किसी को अगर युद्ध में अगर डिफीट करने के बारे में बात होगा तो इजराइल। वेपन किसका जबरदस्त है, उसमें भी इजराइल का नाम आएगा। तो सब कुछ में तो इजराइल है। तो इजराइल आखिर अपने आदमियों को 1 करोड़ जो है 90 लाख जो जनसंख्या है उसको किस प्रकार से तैयार किया है, किन चीजों पे वो काम करता है, यह प्रश्न है। अब देखो, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को देखो। इजराइल एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। इजराइल एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। एक छोटा सा देश, जिसमें अगर देखोगे तो भारत के उत्तर प्रदेश में 20 इजराइल आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो जिला है कच्छ, उसमें 2 इजराइल आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब अगर आबादी के बारे में बात करो, दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 90 लाख और इजराइल की आबादी मात्र 90 लाख। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आखिर इजराइल ने अपने आप को अप टू डेट कैसे किया, क्या चीजें। अब अगर इंडिपेंडेंसी की भी बात करोगे तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 और अगर इजराइल के अगर इंडिपेंडेंसी की बात करोगे, इंडिपेंडेंट आजादी की बात करोगे तो 14 मई 1948, मतलब एक ही टाइम में रहा है। तो वो कैसे, आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो और क्यों इस्लामिक लोग उसे खत्म कर देना चाहते हैं। जब आजाद हुआ था उस समय फिलिस्तीन को 55% दिया गया था और इजरायलियों को 45% दिया गया था। जैसे यहां पाकिस्तान को दे दिया भैया, भारत को भी दे दिया भैया। तो ये समझने वाला विषय आखिर क्या चीज है कि उसके बाद जब 2020 होता है तो 86% जो है इजराइल जीत जाता है, क्योंकि हर बार लड़ाइयां होती है और हर बार लड़ाइयां में इजराइल जीतता है और उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। क्यों ना करे कब्जा। 56 राष्ट्र जो हैं मुस्लिम राष्ट्र उससे मिलकर युद्ध करें, और जब मिलकर युद्ध करें और वो अगर एरिया अगर जीत रहा है तो वो क्यों ना ले, बनता भी है। क्योंकि मैं बोलता हूं वास्तविक में वह भूमि जो है वो इजराइल की भूमि है। अब हिस्ट्री में आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वह भूमि इजराइल की कैसे है। इजरायली अर्थात यहूदी, यहां पर आ जाओ। यहूदी विश्व के प्राचीनतम धर्म, यह भी एक प्रश्न हो गया। विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक। इधर आप देखेंगे मिड एशिया के आसपास, ये इधर इस हिस्से में अगर देखेंगे अरब प्रायद्वीप के आसपास देखेंगे तो धर्मों का उदय बहुत सारा होता है और इधर भारत में भी धर्मों का उदय होता है, जिसमें भारत के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो सनातन धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म भी से ही यहूदी धर्म का उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है।
लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो प्रमाण नहीं मिला है, उस आधार पे दोनों का कनेक्शन नहीं मालूम है। लेकिन यहूदी धर्म जो है वो विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यह चीज हो गया। अब देखो कितना प्राचीन है, यह भी एक प्रश्न है। अब देखोगे तो आदम से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर मूसा, और मूसा से लेकर ईसा, और ईसा से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद, इस चक्र को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। आदम से अब्राहम, अब्राहम को माना जाता है यहूदी धर्म का संस्थापक, ये यहूदी धर्म के संस्थापक हो गए। और मूसा को माना जाता है, प्रॉफिट मूसा को, यहूदी धर्म के रियल संस्थापक। अब्राहम, प्रॉफिट अब्राहम जो हो जाएंगे संस्थापक, मतलब एक तरह से विकास हुआ धर्म का। और उसके बाद विकास होने के बाद क्या हुआ, मूसा जो हो जाएंगे एक रियल फाउंडर हो जाएंगे, वो एक रियल फाउंडेशन करते हैं। ये धर्म फ्लोरिस्ट कहाँ हुआ, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो अब्राहम के पोते जो हैं जिनका नाम है याकूब, जिनका उपनाम है इजराइल, अर्थात अगर देखेंगे इजराइल का नाम कहां से आया, तो याकूब के उपनाम है इजराइल, उन्हीं के उपनाम से इजराइल देश का नाम आया। अब वो क्या है कि उस समय 12 कबीले थे, उन कबीलों को वो जोड़कर इजराइल बनाते हैं या एक राष्ट्र बनाते हैं, और जेरूशलेम की भूमि या उसके आसपास के इलाके में बस जाते हैं याकूब। अब उनका जो बेटा है यहूदा, उन्हीं के नाम पे इस धर्म का नाम पड़ जाता है यहूदी धर्म। और उसका रियल विकास, धर्म का जो व्यवस्था जो है, अर्थात कहा जाए मैसेज जो है, 10 रूल इस धर्म का जो है वो मूसा के द्वारा दिया जाता है। तो इस धर्म का रियल विकास जो है मूसा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहूदी धर्म में ही 1 AD, याद रखना 1 AD में ईसा मसीह का जन्म होता है। और ईसा मसीह का जब जन्म होता है तो क्या होता है, उस सिनेरियो को भी समझो। इनके अंदर भी अच्छी विचारों को बताना प्रारंभ करते हैं और एक नए धर्म की स्थापना होती है, और वो धर्म कहलाता है ईसाई धर्म। समझने वाला बात है। लेकिन जब इनको क्रॉस में चढ़ाया जाता है जेरूशलेम के पास, तो चढ़ाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यहूदी ही होते हैं। प्रश्न है, ये यहूदी ही होते हैं, जिसके वजह से ये धर्म जो है, जो इसके बाद जो ईसा मसीह के मानने वाले जो लोग होते हैं वो यहूदियों से नफरत करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी वजह से जब ईसाई धर्म पूरी तरीके से फ्लोरिस्ट हो जाता है तो यहूदियों को पर अत्याचार जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अब देखिएगा 5 AD से 6 AD के बीच जब प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम धर्म की स्थापना करेंगे, तो उसके बाद जेरूशलेम, क्योंकि धर्म प्लेस पे कब्जा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। और क्षेत्र का विकास के लिए अगर धर्म क्षेत्र पे कब्जा अगर नहीं किया गया तो वो क्षेत्र ऐसा माना जाता है कि हम पूरी तरीके से काबिज नहीं हुए हैं। तो जेरूशलेम एक तरीके से युद्ध का एक केंद्र बन जाता है। और 600 AD के बाद 1900 AD तक हमेशा जेरूशलेम में युद्ध होते रहता है, और वहां पर यहूदी नाम मात्र बच जाते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म यूरोप में, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में फैले जाते हैं पूरी तरीके से। और इधर सबसे तेजी गति से धर्म का अगर विकास होता है, फ्लोरिस्ट होता है, तो इस्लाम धर्म, जिसके वजह से जेरूशलेम का आसपास का हिस्सा पूरी तरीके से आपका इस्लाम धर्म में तब्दील हो जाता है। बस कुछ हिस्से में ही यहूदी यहाँ पर बच जाते हैं। और 19वीं सदी में जो है आपका जो है 1000 ईस्वी के बाद जो है जितने भी यहूदी हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं, कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, वो यूरोप में। 1600 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच देखेंगे भारत में बहुत सारे साइंटिस्ट उत्पन्न हुए। वो कौन होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी होते हैं। मतलब यहूदी जो है अब एजुकेशन पे काम करना प्रारंभ कर देते हैं। एजुकेशन पे काम करना जब प्रारंभ करते तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं यहूदी धर्म में उत्पन्न होते हैं। लेकिन हिटलर के आगमन के बाद
हिटलर के अत्याचार के बाद 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया जाता है। और इस कत्ल कर देने की वजह से यहूदी अब एक बहुसंख्यक के रूप में अपने मूल स्थान में रहना चाहते हैं। सारे यहूदी शिफ्ट करते हैं इजराइल, जहां उनकी मूल्य भूमि रहती है, और एक तरीके से मांग करते हैं कि हमारी मूल भूमि हमें लौटा दिया जाए, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों की संख्या भी तो कम हो जाती है। और इजराइल पे कब्जा 1948 में ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन ने इजराइल को 2 भागों में बांट देता है, लेकिन इस चीज को इस्लामिक लोग पसंद नहीं करते हैं और इजराइलियों को खत्म करने के लिए 1948 में ही युद्ध किया जाता है। इजराइलियों को बचाना था धर्म और उन्हें कब्जा करना था जमीन। और इस चक्र में धर्म, देखते हैं ये भी चीज देखा है, जब आप धर्म के लिए लड़िएगा, जब आप ईश्वर के लिए लड़िएगा, जब आप अपने जमीर के लिए लड़िएगा, तो वो भूमि क्या पूरी की पूरी पृथ्वी आपकी हो जाएगी। तो इजराइल वो भूमि जीत जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1948 से लेकर 2020 का समय कैसे बीतता है कि 2 अरब की जनसंख्या जो उसे डिफीट नहीं कर पाती है। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। मिलिट्री, सबसे पहले आते हैं मिलिट्री। अपनी मिलिट्री का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है वो खर्च करते हैं ये रक्षा क्षेत्र में। हम अपने देश में देख लो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं पैसे चुराने में। पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें क्या करना है, करप्शन को थोड़ा कम करना है और ज्यादा से ज्यादा जो पैसे जो खर्च करना है वो रक्षा क्षेत्र में करना है। एक पॉइंट यहां पर निकला। दूसरा पॉइंट ये है, इजराइल की जनसंख्या 90 लाख है। यहां पर एक रूल बना हुआ है कि 90 लाख में से 90 लाख को सर्विस देना है मिलिट्री, कम से कम पुरुषों को 2 साल और महिलाओं को 3 साल। अर्थात पुरुष और महिला को समान अधिकार यहां प्राप्त है, क्योंकि हर व्यक्ति का यहां पर वैल्यू है। क्योंकि जब युद्ध का समय आएगा तो आर्मी की आवश्यकता होगी और उस समय सभी लोग जब ट्रेंड होंगे तो युद्ध में भाग लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्टिव फोर्स के बारे में अगर बात किया जाएगा तो 90 लाख में से 40 लाख एक्टिव फोर्स है। सोचने वाला विषय, आधी आबादी पूरी तरीके से फोर्स, क्योंकि अनप्रिडिक्टिव इलाका है ना भाई, इसके वजह से पूरी तरीके से फोर्स तैयार किया गया है। अब देख लो हमारा अपना भारत, हमारी जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान में, फोर्स के मामले में हम पीछे हो जाते हैं, जिसकी 1 करोड़ आबादी और 1 करोड़ फोर्स, हमारी 125 करोड़ आबादी और नाम मात्र का फोर्स। जितने इलाके हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। या तो ये कहें, अगर बाउंड्री अगर देखा जाए कि 1500 किलोमीटर का जो आपका बाउंड्री है वो पूरी तरीके से हर क्षेत्र में फोर्स हो जाना चाहिए था। तो फोर्स की संख्या हम इतनी ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, इतनी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव फोर्स हम कर लेंगे कि कोई भी देश आक्रमण करने से पहले 1 मिनट तो सोचेगा हम किससे भिड़ने जा रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा वेपन बनेगी, और ये डर का पहला सूचक है। जितनी ज्यादा फोर्स बनेगी उतनी ज्यादा मेरे पास वेपन होगी, और वे फोर्स, ये जो है पहला संकेत, अपने आप डर जाएंगे भाई, नहीं लड़ना है भारत से, नहीं मैं लड़ूंगा, तो ये हो जाएगा ये। दूसरी चीज देखिएगा, वायुसेना अगर देखेंगे तो विश्व की 4थी नंबर की वायुसेना आती है। अमेरिका, रसिया, चाइना, और उसके बाद अगर बेहतर किसी का वायुसेना है तो इजराइल। और सबसे बड़ी चीज है मिलिट्री में वेपन और जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर बनाना रहता है तो इन्वेंशन ये खुद करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि ये साइंटिस्ट बनना पसंद करते हैं। पहली प्राथमिकता ये देते हैं साइंटिस्ट। आपको विश्व में सबसे ज्यादा अगर साइंटिस्ट, अगर नोबेल पुरस्कार अगर 30% अगर कोई कब्जा किए हुए है तो वो इजराइल है। और दूसरी चीज है 10,000 व्यक्तियों में से 150 व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है। हमारा अपना भारत देख लो, साइंटिस्ट के फील्ड में ही देख लो,
कि कितने लोग हमारे जो हैं, एक अरब की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी है, और उसको ये करो, साइंटिस्ट का क्रम यहां पर डेवलप हो। 650 जिले, 650 जिले में अगर हम टारगेट करें कि एक जिला जो हमारा हो गया, वहां से हम 200 साइंटिस्ट देंगे, मतलब हर भूमि को हमको इजराइल बनाना होगा, तब ना जाकर विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु ना हम बनाना चाह रहे हैं। विश्वगुरु तभी बनेगा जब हर जिले से 200 साइंटिस्ट। अब यहां का डीएम काम करेगा 200 साइंटिस्ट बनाने के लिए। उसके लिए क्या किया जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल व्यवस्था किया जाएगा। हम तो कभी सोचे ही नहीं, हम भारतीयों ने कभी नहीं सोचा कि डिस्ट्रिक्ट से साइंटिस्ट बनाओ योजना, डिस्ट्रिक्ट से साइंटिस्ट निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट से आइडिया मैन, बेहतर से बेहतर प्लान बनाने वाला लड़का। इजराइल आइडिया पे काम करता है, इजराइल इन्वेंशन पे काम करता है। हम किस पे काम करते हैं? ये चीजें देख लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरी चीज, कुछ कुछ घटनाएं हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसका नाम है मोसाद, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम है रॉ। जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ था उसके 1 साल बाद ही मोसाद की स्थापना हो गई थी। कितना कॉन्सेंस के साथ इजरायली चलते हैं। हमने रॉ की स्थापना 20 साल बाद किया, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके आर्मी ज्यादा होंगे, जब आपके मिलिट्री फोर्स ज्यादा होंगे, तो आपके पास उसके बाद आपको सर्च करना भी होगा बेहतर फोर्स, बेहतर ब्रेन वाला फोर्स। अब बनाओगे तभी होगा, जब तक किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दोगे बेहतर तो बनेगा ही नहीं। अगर हम 1 अरब को ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद अगर हम छांटते हैं तो ना हुआ बात। और 1 अरब को ट्रेनिंग देने का मतलब हम उसे एजुकेटेड कर रहे हैं। एजुकेशन तो हमारी जगह है नहीं। दो, अनाज फ्री में दो, पकौड़ा तलने का कॉन्सेप्ट दो, चाय बनाने का कॉन्सेप्ट दो, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो यहां पर यह है कि जब हम उसे ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड तो हम सभी को करेंगे, और ट्रेंड करने के बाद जब हम छांटेंगे तो बेहतर खिलाड़ी आएगा। इजरायली ऐसे हैं कि उसके एक व्यक्ति को मारोगे तो उस देश में घुसकर 10 व्यक्तियों को मारता है। इसका एग्जाम्पल भी 1972 का ओलंपिक जर्मनी में जो हुआ था। 11 खिलाड़ियों को अपहरण कर लिया जाता है फिलिस्तीनी आतंकवादी के द्वारा। उनसे मांग किया जाता है 264 आतंकवादी को जेल से रिहा कर दे। इजरायली ऐसे हैं, आतंकवादी को कभी रिहा नहीं करेंगे, चाहे उनके सब देश का सर्वोच्च व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसकी जान दांव पे क्यों ना लगा हो, आजाद नहीं करेंगे। हमारे देश में क्या है, देश का सर्वोच्च व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही सम्मान देने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही फोर्स एक्टिविटीज लगा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर हर व्यक्ति का वैल्यू है। इजराइल में, भारत में क्या है, हर व्यक्ति का वैल्यू नहीं है। सच्चाई बात है, सच्चाई बोलने से मैं कभी डरता भी नहीं हूं। अब देखो वो क्या करते हैं, कंटिन्यू 20 ईयर्स तक वो रिलीज नहीं करते हैं, जिसके वजह से 11 व्यक्ति को मार दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, 20 वर्ष तक फिलिस्तीनी आतंकवादी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। मतलब लड़ाई ऐसी होती है कि जो भी इन्वॉल्व हो उसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद यही नहीं, मोसाद जो है इतनी इंटेलिजेंस है कि इसकी जैसी खुफिया एजेंसी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इसके वजह से उसके बाद देखिएगा इजरायली क्या किए, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो डेवलप किए हैं, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल वो डेवलप किए हैं, जिसके वजह से क्या है कि बाहर से रॉकेट के द्वारा, मिसाइल के द्वारा अगर हमला किया जाएगा तो उनके अंदर में सरफेस में इन नहीं करेगा, अंदर से ही उसको डिफ्यूज्ड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रोटेक्शन मिल गया पूरी तरीके से इजरायली वासी को। 90% पूरी तरीके से वो मिसाइल हमले को वो डिफ्यूज्ड कर देते हैं। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीजें हुई है इजराइल में। इजराइल इन्वेंशन करके एक लक्ष्य बनाया कि हमें इन्वेंशन इतना ज़्यादा कर लेना है कि हम वेपन को बाहर में बेचें, मतलब हम बन जाएंगे व्यापारी, और उससे हमारे पास धन आएगा
और उससे हम पूरे के पूरे ढंग से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीज़ हुआ, एक तरीके से ये डेवलप करने का एक तरीके से टारगेट रखा गया और इस आधार पे हम लोगों ने क्या किया, हम क्या करते हैं, वेपन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हम बाहर से खरीदते हैं, हमारा विकास नहीं होगा। देख लीजिएगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, रिलीजियस देखना बहुत ही जरूरी है। सुलेमानी मंदिर प्राचीन काल में जो था, जिसे तोड़ दिया जाता है दो धर्मों के संघर्ष के वजह से, ईसाई और इस्लाम धर्मों के संघर्ष के वजह से, अत्याचार के वजह से, इनके सुलेमानी मंदिर जो है पवित्र स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अब्राहम जब थे वहीं पर उनके सामने जो है शिला का निर्माण हुआ था और उसी से पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था। शिला की नींव पड़ी थी और उसी से पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था। उस मंदिर के टूट जाने की वजह से वहां पर एक अब मात्र दीवार है। यहूदी विलाप करते हैं दीवार के पास खड़ा होकर, दर्द महसूस करते कि हम इसे नहीं बचा पाए, हमारा पवित्र स्थल नहीं बचा पाए हम इसको। हमारे देश में 1000 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हजारों मंदिर टूट गए, हमें कोई विलाप नहीं है। जो धर्मों को रक्षा करेगा, अपने धर्म की रक्षा करेगा, उसका ही ईश्वर रक्षा करते हैं, उसी को ईश्वर मजबूत बनाते हैं। हम अगर रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा? हम विलाप नहीं करेंगे, हम धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक नहीं होंगे तो कौन होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ सिखाया जा रहा है कि हम अपने धर्म को कितना प्रोटेक्ट करते, कितना अपने धर्म की गहराई तक जाते हैं, कितना समय हम अपने धर्म के पीछे देते हैं। और जैसे ही आप धर्म के पीछे दीजिएगा, आप में आध्यात्मिक भावना जागृत होने लगी, और जैसे ही आध्यात्मिक भावना जागृत होगी, आपका साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बूम करेगा। आप देखे होंगे प्राचीन काल में भारत में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। उसका कारण ये था कि उनके मन स्थिति में आध्यात्मिक भावना जागृत होती थी। वो हिमालय में जाकर तपस्या कर जाते थे और उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाता था। लेकिन ये चीज में अवरोध हो गया, आध्यात्मिक भावना को हम लोग भूल गए पूरी तरीके से। अब देखिएगा, वो धर्म को राष्ट्र की फीलिंग से कैसे जोड़ के रखे हैं। यहूदियों के झंडे को आपने देखा होगा, नीला और सफेद कलर का है। ये नीला और सफेद कलर वही है जब वो प्रार्थना करते हैं, और शॉल जो है तबलीग, उसी का प्रयोग किया गया है। मतलब कि वो क्या किए हैं कि धर्म को जो है वो राष्ट्र देशभक्ति से जोड़ दिए हैं। अगर हम राष्ट्र को नहीं बचा पाए तो मेरा धर्म नहीं बचेगा। हमें भारत को बचाना है, हमें हिंदुत्व को बचाना है, अपने आप ऑटोमेटिक जो है हमारा देश बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखिएगा, एक और चीज है, उनमें स्टार लगा रहता है। स्टार मार्क जो है वो किसका सिंबल है? वो प्राचीन काल में यहूदियों का एक सिंबल है, उसे भी वो झंडे में रखे। हमारा जो सिंबल जो है स्वास्तिक या ओम, इसका हम कितना मतलब कि दिल से लेके चलते हैं। वो क्या करते हैं, उसको जो है वो स्टार मार्क जब भी देखिए, ये सिंबॉलिज्म ऑफ फेथ, अपने आप धर्म हो जाएगा, उसका रिस्पेक्ट अलग हो जाएगा। धर्म की बात जहां हो जाएगी रिस्पेक्ट आ जाएगी, ओम की बात जहां आएगी रिस्पेक्ट आ गई। तो हम इसका यूटिलाइजेशन कितना करते हैं, कितनी बार जाप करते हैं, कितनी बार हम उसे जपते हैं, और जब जपेंगे तब ईश्वर के करीब जाएंगे। तो वो धर्म को जो है ना वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करके रखें। ये पूरी तरीके से आपका हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, ये पूरी तरीके से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने इससे बात किया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मिलिट्री के बारे में भी हम लोगों ने देखा, और अगर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, सबसे पहला आपका फोन जो है उसका आविष्कार मोटरोला कंपनी के द्वारा यही हुआ। एंटीवायरस का आविष्कार यही हुआ। वॉइसमेल का सबसे पहला आविष्कार यही हुआ। मतलब क्या है, रिसर्च पे ये ध्यान देते हैं। हम रिसर्च पे ध्यान ना देकर नेताओं की राजनीति या दलाली करने में या उसके बारे में सिर्फ चर्चा करने में समय बिता देते हैं। और नेता भी वैसे हैं कि वो आपके डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे नहीं। वहां पर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी जो वो पूरी तरीके से फ्री है। स्कूल वहां पर पहला क्लास से लेकर 12 क्लास तक पूरी तरीके से फ्री है सारे देशवासी को लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा राजा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है,
एजुकेशन तो बिजनेस है। प्राइवेट सरकारी स्कूल नाम मात्र, और प्राइवेट स्कूल पे पैसे वसूलो अमीरों के बच्चे से। तो ये चीज आपका हो जाएगा। वहां पर मिलिट्री में भी जो है, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो वो भी मिलिट्री में रहेगा, चाहे गरीब का बेटा है वो भी मिलिट्री में रहेगा। तो वहां पर सम्मान हो जाने की वजह से लोगों के बीच में अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं है। हमारा देश में जो है अमीर और गरीब का भेदभाव होने लगा। तो ये है टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करने का कारण। ये है वहां पर हर चीज जो है वो स्टार्टअप हो रहा है। वहां पर जो हर चीज का जो है वो सरकार सपोर्ट करे। आ मैं तुझे देता हूं, तुम्हारे में आइडिया है तो मैं पैसा दूंगा, तू तैयार करना। तो वो तैयार करने का पैटर्न यहां पर शुरू हुआ। सौर ऊर्जा के बारे में क्षेत्र में देखिए 90% जो है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग जो है इजरायली करते हैं। इवन पानी जो है गर्म करना भी जो है वो सौर ऊर्जा से गर्म करते हैं। हमारा अपना भारत देख लीजिए। अगर भारत देखिएगा तो भारत में आपको सौर ऊर्जा का यूटिलाइज देखिएगा नगण्य है। अब सोचा जाए, सबसे पहले अब क्या करते हैं, सरकार जो है पॉलिसीज बनाते हैं और लोगों के लिए डायरेक्ट पॉलिसी बना देते हैं। यहां पर सरकार को क्या करना है, सरकार यहां पे क्या करेगी, सबसे पहले सरकारी संस्थान जो है उस पे क्या करो, बिजली का तार काट दो। जितने भी भारत में सरकारी संस्थान उसको बिजली का तार ही काट दो। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि सरकारी संस्थान भारत के ऐसे हैं जो बिजली का बिल नहीं देते हैं। सच्चाई बात बता रहा हूं। अब इनके जो बिजली का बिल ये देते नहीं हैं और ये चलाएंगे अब सौर ऊर्जा से, ऑटोमेटिकली पूरे भारत में संदेश जाएगा कि सरकारी संस्थान और बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान जो हैं वो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। मतलब कि बिजली हो सके तो भविष्य में जो है वो वाला खत्म हो जाएगा, सौर ऊर्जा का उपयोग हमको बढ़ाना है। ये पैटर्न धीरे धीरे ये किया जाता है। उसके बाद देखिएगा वहां की एक राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिब्रू है। ये भाषा जो है मध्यकाल में ही लुप्त हो गई थी, लेकिन जो इजरायली बच गए थे इजराइल में ही, यहूदी, वो क्या करते हैं, इस भाषा को डेवलप करते हैं और फिर से पुरानी भाषाओं को जीवित करते हैं। देश विकसित होने का कारण है। जब कोई भाषा लुप्त हुई भाषा को जब कोई जीवित कर सकता है, और आज के टाइम में इजराइल में ग्रेजुएशन की जो डिग्री मिलती है वो यहूदी में लोग, अरबी हिब्रू भाषा में लोग प्राप्त कर रहे हैं। भारत में देख लो, संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है, आज लुप्त होने के कगार पे है। तो कैसे डेवलप होगा? वहां पर अपनी जो चीज है, जो भी संस्कृति का जो भी चीज जुड़ा हुआ है वो म्यूजियम में संभाल कर रख रहे हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा एक छोटे से प्लेस में अगर 200 म्यूजियम की अगर बात करेंगे तो इजराइल में है। लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये चीज है। वहां की जो सी है, सी में इतना ब्रिज बना दिया है, पूरा का पूरा सी जो है जो बचा हुआ हिस्सा है ब्रिज बना दिया। हम लोग क्या कहेंगे, गुजरात से लेकर जो है कोलकाता तक जो वी शेप जो बन रहा है पूरा का पूरा सी ब्रिज बना दो। अब पूरी दुनिया का 6 अरब जनसंख्या उनको बुला, जो अमीर देश, 5 अरब तो 3 अरब तो डेवलप कंट्री वाले जो हो जाएंगे, यूरोप के लोग आएंगे ना भाई घूमने के लिए। तो ये चीज हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है, फाइनली हमारा लक्ष्य क्या है, इस चीज को देखो कि इंडिया को इजराइल कैसे बनाया जा सकता है। इंडिया, हम लोग जो, क्योंकि सरकार ब्लेम देती है, बार बार कहती है सरकार कि इजराइल छोटा देश है, हमारा देश बहुत बड़ा है। तो सिंपल सा चीज है मेरे दोस्त, हर डिस्ट्रिक्ट को इजराइल समझो ना। जिस प्रकार से वहां हर व्यक्ति का एक वैल्यू दिया गया है, क्योंकि कोई भी इजरायली विश्व में कहीं भी जन्म लेते हैं तो उसे इजराइल की नागरिकता दी जाती है। क्यों? धर्म को बचाने के लिए। भारत में सीए और एनआरसी का जो है वो जस्ट ऐसा ही है कि कहीं भी भारतीय दुख के हालात में उसको भारत का, हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगा। इसके लिए अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चीजें होनी चाहिए, संस्कृति को बचाने वाला वैसा चीज होना चाहिए। तो यहां पर जो है संस्कृति को बचाने का लक्ष्य लेकर, साथ में एजुकेशन को बढ़ाकर, इन्वेंशन के बारे में सोचकर 1 अरब जनसंख्या जो है उसको एक तरीके से
फोर्स के रूप में डेवलप करके, क्योंकि अगर हम उसे फोर्स के रूप में डेवलप करेंगे तो पूरी तरीके से उसका बॉडी जो है वो फ्री हो जाएगा, और जब बॉडी फ्री हो जाएगा तो बहुत सारे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। रोग की जो समस्या है वो ऑटोमेटिक गुम हो जाएगा। अब हेल्थ का जो समस्या कम हो जाएगा देश में, तो जो बेकार के जो पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं लोगों को, वो पैसे बचेंगे और उसको जो है एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये चीजें एजुकेशन पे खर्च करेंगे और उससे क्या होगा, न्यू आइडिया जो है वो डेवलप होगा। गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना, गवर्नमेंट को ध्यान देना है हर भूमि को हम इजराइल समझेंगे, हर जिले को पे हम जो है साइंटिस्ट ढूंढेंगे, हर जिले में हम इन्वेंशन आइडिया वालों को ढूंढेंगे, हर जिले में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हो, हर जिले में मेडिकल इंस्टीट्यूशन होगा, हर जिले में डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अब विदा लेते हैं।